हेलो। 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 आवाज आ रही है सर? हेलो। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे खास प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ पैनल पर मेहमान हैं आनंद पटेल साहब, जो अध्यक्ष हैं पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति के। आनंद पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं यहा दीक्षित जी, जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से अवार्डी हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा। यहा दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू सर। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शरद सिंह कुमरे जी, जो संस्थापक हैं पराक्रम जनसेवी संस्थान के। शरद कुमरे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, तो आप यह दीक्षित जी, आप अपना परिचय दें, आप हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। इससे पहले मैं कुछ आपकी तस्वीरें आई हुई हैं, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, जो राष्ट्रपति के साथ भी है आपकी तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी साथ तस्वीरें आपकी हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नरेंद्र मोदी साहब के साथ में है, दीक्षित जी हैं ये। जी, यह जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है यहा दीक्षित और मैं मेरठ में रहती हूँ। मैं बहुत ही छोटी थी, तब से ही मैंने पेड़ लगाना शुरू किया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे अभी तक 157 वीक हो चुके हैं पौधे लगाते हुए। और मैं इस मुहिमा को तब तक जारी रखूंगी जब तक हमारी धरती पूरी हरी भरी नहीं हो जाती और उस पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, उनकी रक्षा करें और उनको पौधे से पेड़ बनाने का भी काम आप लोगों का ही है। क्योंकि अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे तो धरती माँ को हम धरती पे बहुत सारा ऑक्सीजन होगा और ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। आनंद पटेल साहब, आपसे मैं शुरू होता हूँ। जैसे इंसानों में कुछ महामानव होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं और हम उनसे सीख लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। यह दीक्षित को एक सिर्फ बेटी कहना या सिर्फ बच्ची कहना, मुझे लगता है कि जिस तरीके से देव कन्याएं आती हैं, उस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने 12,000 पेड़ अपनी इतनी कम उम्र में लगाए हुए हैं, अब तक ये लगा चुकी हैं। आप क्या कहेंगे आनंद पटेल साहब या के बारे में? सर, मैं सबसे पहले तो यहा दीक्षित को मैं नमन करता हूँ और इनके जज्बे और जुनून को मैं सलाम करता हूँ कि ये बच्ची इतनी छोटी है और ये अभी कक्षा चौथी में पढ़ती है, ऐसा मुझे पता है। और यह अपने जन्मदिन पर भी इसने 2,500 पौधे लगाए थे और अभी तकरीबन 12,000 से ज्यादा पौधे इसने लगाए हैं। और जब आप सोचिए, जब एक इतनी छोटी सी बच्ची जब पर्यावरण को लेके इतनी इतनी बड़ी बातें करती है, तो हम हमारे सामने भी बहुत सारे प्रश्न, हमारे दिमाग में सवाल खड़े होते हैं कि हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। तो हमारी मिनी ग्रेटा है, जिसको हम मिनी ग्रेटा के नाम से हम कह सकते हैं। और हमारे ये पर्यावरण बचाओ अभियान से जुड़ी हुई है, बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान से जुड़ी हुई है। और आज उनको विशेष तौर पर इसीलिए हमारे इस स्टूडियो में उसको बुलाया है। तो इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। जब बच्चों की जब इतनी अच्छी सोच है, तो फिर बड़ों के लिए तो, और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, हमारे जो शासन प्रशासन है, उसको भी सोचने पे विवश होना चाहिए और प्रेरणा भी लेना चाहिए। जब इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कर सकती है, इसका नाम तो मंगल ग्रह पर भी जाएगा। इसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं फिर से एक बार यहा जी, हमारी नन्ही पर्यावरण मित्र को आभार देता हूँ हमारे पूरे अभियान की तरफ से। जी, शरद साहब,
ये नन्ही परी अब तक 12,000 से अधिक पेड़ लगा चुकी है और लगातार अभी भी जो है जो कार्य कर रही है वो बड़े बड़े नहीं कर पा रहे हैं। और जो मिशन मंगल है उसके लिए भी नाम कहीं ना कहीं आ गया है। अब आगे जो है कई उपलब्धियां इनके नाम भी हो चुकी हैं। तो सरस साहब आप क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? सरस सर की आवाज नहीं है। जी सरस साहब, आवाज पहुंच रही है आपको हमारी? जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। यह अब तक कई उपलब्धियां अपने नाम कर चुकी है। का माइक जो है अनम्यूट है, आप उसको आप ऑन करिए, उसके बाद ही आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। आपने माइक बंद कर रखा है सरस साहब। जी, आवाज आ रही है? जी, अभी बिल्कुल हाँ आपकी हाँ। आवाज आ रही है। अब मैं चाहूंगा देखिए, कि यार के नाम अब तक कई उपलब्धियां हो चुकी हैं इस नन्ही परी के नाम। तो इस नन्ही जी, परी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि 12,000 पेड़ अब तक जी, लगा चुकी है, जिन कामों को बड़े जी, बड़े लोग काम करने से कतराते हैं। तो जी। इस पर आप क्या कहेंगे, इस देव कन्या के बारे मैं में, इस नन्ही परी के बारे में? मैं इस सरस साहब। बच्ची को बहुत-बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, साधुवाद इसे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ महिलाओं को बराबरी का हक नहीं था और जब संविधान में बराबरी का हक मिला तो इन बच्चियों ने दिखा दिया है कि अवसर मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मात्र सत्तात्मक परिवार था और आज भी ट्राइबल कम्युनिटी में आप नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे तो मात्र सत्तात्मक परिवार है। तो जहाँ मात्र सत्ता रहती है ज़्यादा प्रभावी, तो वहाँ परिवार और देश अच्छा रहता है, खुशहाल रहता है। क्योंकि आप देखते हैं कि आज बहुत सारी समस्याएँ हैं, आप गाँव में जाएँगे कि जो पुरुष हैं, वो शराब वगैरह आदि में बिज़ी रहते हैं और महिलाएँ मज़दूरी करती हैं और घर को चलाती हैं। क्योंकि हम लोग भी जो है जो आगे बढ़े हैं तो हमारे आगे बढ़ने में हमारे माता का बहुत बड़ा योगदान है, पिता का तो है ही योगदान पर माता का बराबरी कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो ये मातृशक्ति है, ये बच्ची को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई और साधुवाद और खूब आगे बढ़ो बच्चे और हम हमेशा आपको जो है आपका एग्ज़ाम्पल देंगे ताकि लोग प्रेरणा लें और हम आपकी ही जैसे चाहते हैं इच्छा है कि सभी माता-पिता को ऐसी बच्चियाँ हों, है ना? आपको शुभकामनाएँ, बधाई, आशीर्वाद। जी। बिल्कुल सरस साहब, आपने जो कहा है कि हर माँ-बाप चाहता है कि ऐसी बच्ची हो और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि हर जी, बच्ची को इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों बिल्कुल। में एक कोई महामानव होता है। और इस जी, नन्ही परी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत आशीर्वाद कि इसी तरीके से आगे जी, बढ़े। तो अब हम जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण बचाओ अभियान। इस पर हम जी, क्या कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर जो वर्तमान हम परिस्थितियाँ देखते हुए भी अगर नहीं सुधरे या सुधार नहीं लाए हम अपने अंदर, तो हम महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर जी, हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, सरकारें क्या करेंगी और कितना हमारे लिए कर रही हैं, वो हम सब देख रहे हैं। जैसे जी, हमारे पास अगर खाने कमाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमें खुद ही कमाने पड़ेंगे। अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे, तो हम राम भरोसे हो जाएँगे, एक दिन चले जाएँगे यहाँ से। तो सबसे बड़ी चीज़ है जी, कि हमें अपना काम स्वयं करना होगा, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर चीज़ के लिए सरकार और समाज और पुलिस प्रशासन को दोष देना ठीक नहीं है। पर्यावरण जैसी चीज़ों के लिए आप स्वयं आपके घर के बाहर आप ही पेड़ लगाएँगे तो बढ़ेगा। क्योंकि अगर जी, कोई बाहर का व्यक्ति अगर पेड़ लगा भी गया तो पानी तो आपको ही देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है जी, आप अपने आप ही पेड़ लगाएँ, उनको अपने आप ही आप पानी दें। तो उसके प्रति आपको प्रेम भी जी, पाएँगे और मूल्यवान उनको उनका मूल्य भी आप समझा पाएँगे उन चीज़ों का। और वृक्ष के बारे में आप बताएँगे, तभी वो सीखेंगे जब आप उसमें आगे बढ़ेंगे। तो सरस साहब, जी, पर्यावरण बचाओ अभियान में लोग कैसे जुड़े और कैसे एकजुट होकर के साथ दें, जिससे ये जो समस्या हम देख रहे हैं वर्षों से जो जी, सुनते आ रहे थे कि पानी शहरों जी, में बिकता है, तो गाँव के लोग यकीन नहीं करते थे, पानी और वो जी, भी बिकता है। बोले हमारे जी, यहाँ तो जी, नल में और बावड़ी में तो इतना पानी होता है कि ये बिकने वाली कौन-सी चीज़ है। तो देखा कि जी, वो शहरों से निकल के गाँव में भी पानी बिकने लग गया। उसके बाद कुछ जी, लोगों ने कहा कि नहीं भैया, ऑक्सीजन भी शहर में बिक रही है। बोले नहीं, जी, ऑक्सीजन कहीं शहर में बिकती है। बोले हमारे यहाँ तो पेड़ लगे हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
जरूरत ही नहीं, ऑक्सीजन कैसे बिक सकती है? बीमार जी को ऑक्सीजन अगर जरूरत भी है तो पेड़ पौधों से मिलेगी। तो धीरे धीरे आज परिस्थितियां ये हो गई कि गांव तक ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। तो ये कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, ऐसी स्थितियां कैसे उत्पन्न हो गई हैं कि जो गांव तक, जहां हम समझते थे कि कभी पानी नहीं बिकेगा, कभी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, और आज वो समस्याएं गांव में देखने को मिल रही। जरा सा। जी जी, देखिए हम लोग एक्चुअली ये समस्या इसलिए आई है अभी कि हम अपने जो पूर्वजों की संस्कार है उससे अलग हो गए हैं। हमारे पूर्वजों को संस्कार ये था कि हम सब मिलके गर्मियों के दिनों में कुआं, नदी, तालाब इनको संरक्षित करते थे, सब मिलके श्रमदान से होता था। और आप देखेंगे कि जो पुराने जगह में देखेंगे तो बड़े-बड़े अमराई आपको रोड के किनारे देखेंगे, गाँव में देखेंगे, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ही देन है। तो यदि हम इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएँगे पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि वो चिंतित थे, और आज कम से कम हम उन पर गौर कर सकते हैं हमारे पूर्वजों पर कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा पर्यावरण छोड़ा है। पर आज प्रदूषण के कारण से, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इसके कारण से जो असमय जो लोग मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के शिकार होते हैं, वो हम पर बहुत बड़ा कलंक है। आज देखिए हमारी जो नदियां हैं, तालाब हैं, सब पूरे बर्बाद हो गए हैं। आप देखिए जो हम पवित्र जो नदियों की बात करते थे, कितने प्रदूषित हो गए, डायरेक्ट पानी हम नहीं पी सकते। आज आप नर्मदा नदी जाएंगे, मेरा पेट्रोल पंप है होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे, तो वहां पर भी आप डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते, फिल्टर के बाद ही पी सकते हैं। जबकि हम लोग पहले नदियों से डायरेक्ट पानी पीते थे, इतने साफ थे, प्रदूषित नहीं थी नदियां। तो आज जो समय बदल गया है, तो आज तो इसको एक युद्ध स्तर के तौर पर करना चाहिए। इसको ना पार्टी, ना जाति, ना धर्म के संप्रदाय के आधार पर इस मुद्दे को नहीं देखना चाहिए। ये सभी का विषय है, क्योंकि आज जो कोरोना के कारण से प्रकृति ने इतना आपको सिखा दिया है कि पर्यावरण अच्छा रहेगा तो ही हमारा अस्तित्व रहेगा। नहीं तो जो है आप अरबों खरबों रुपए खर्च करके दूसरे ग्रह की खोज कर रहे हैं, वहां पैसा लगा रहे हैं। हमारा जो पृथ्वी इतना अच्छा है, इसको ही हम संभाल नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप देखिए कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारे दुनिया में 30-31 शहर हैं, सबसे प्रदूषित शहर हैं। उनमें से भारत के करीब 21 शहर भारत के हैं। तो ये कितना बड़ा मतलब हम पर एक कलंक है। हमको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के जो राजनेता हैं, जो तथाकथित जो जिम्मेदार राजनीति है, कम से कम वो राजनीति मुद्दों पर करें। आज मतलब मुद्दों की राजनीति तो खत्म हो गई। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में। तो मेरा तो यही, जैसे आप बक्सवा जो जंगल है उसको जो मतलब आप देखिए, हीरे तो एक विलासिता की वस्तु है ना। बड़े बड़े लोग उसको, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए हीरे हैं। आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो हीरे नहीं है। तो इसलिए जो है जंगल को बर्बाद करके और हीरे निकालना, ये बहुत बड़ी मतलब गलती कर रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब एक तरह से अपराध होगा ये। आप देखिए उस क्षेत्र में यदि, और एक सरकारी आंकड़े हैं 2.25 लाख जंगल के कटने की बात है, पर वहां मेरे ख्याल से लगभग 10 लाख पेड़ होंगे जो छोटे बड़े, और वहां के जो जैव विविधता है, वहां के जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा हम लोग अपराध कर रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि जो बक्सवा जो जंगल जो बचाने की बात हो रही है, सेव बक्सवा जो फॉरेस्ट है और बक्सवा जंगल बचाओ अभियान है, इसको सब लोग एक मिलके करना चाहिए और इसको जो है जन आंदोलन बनाना बिल्कुल, हम चाहिए। बक्सवा पर बात करेंगे, लेकिन हम सवाल ले लेते हैं आनंद पटेल साहब से, उसके बाद में हम या के पास आते हैं। जी आनंद पटेल साहब, जो आज का है पर्यावरण बचाओ अभियान, तो सबसे पहला यही सवाल है कि क्या जब पहले गांव शहर से जुड़े नहीं थे तो गांव सुरक्षित थे, तो क्या आज गांव शहर से जुड़ने लग गए हैं तब से क्या जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं गांव के लोग, या फिर वो अब असुरक्षा की जो भावना हम लोग जो समझ पा रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब गांव असुरक्षित हैं जब से शहर गांव से कनेक्ट हुए? जी केशव सर, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है। क्योंकि जो गांव की अब जो दशा है वो पहले जैसे तो नहीं रह गई है। क्योंकि जब हमारा अर्बनाइजेशन जब हुआ है, हमारा शहरों का विकास हुआ है, और जो शहर जो है गांव के पास में पहुंचे हैं, तो इसके कारण से काफी प्रदूषण भी हुआ है। क्योंकि जैसे जो जंगल में हरियाली, जो हमारे गांव में जो हरियाली होती थी पहले, जो नदियां साफ होती थी, नदी नाले हमारे स्वच्छ होते थे, वह धीरे धीरे करके उनका सब क्षरण हो गया है। धीरे धीरे करके वो सब खत्म होते गए हैं। क्योंकि ज्यादातर जो हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं जो गांव के नजदीक लगा दी हैं,
जिससे बहुत अपार मात्रा में प्रदूषण निकलता है। उसमें पूरा जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, वहाँ की पूरी आबो हवा पूरी खराब हो गई है, वहाँ के जीव जंतु सभी, पूरी मानव प्रजाति सब गड़बड़ हो गई है। तो हम जो गाँव का स्वरूप, पहले प्राचीन समय में जो गाँव का स्वरूप था, वह बिल्कुल बदल चुका है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो शहर की जो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, धीरे धीरे करके उनको गाँव के नजदीक इनको स्थापित कर दिया है। तो यह बहुत बड़ी विडंबना है कि इस तरह की नीतियां जो हैं वह सही नहीं है, क्योंकि गांव को गांव का स्वरूप रहने दो, शहर को शहर का स्वरूप रहने दो। जैसे कहते हैं ना, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक बहुत अच्छा इसके लिए कहा था कि भाई, ये जो जंगलों के लिए जो बात कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों के लिए बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भैया क्या है जंगल के उपकार। वो कहते हैं मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार ये है जिंदा रहने के आधार। तो भाई, जिंदा रहने के लिए तो हमको जंगल की जरूरत है, हमें पेड़ पौधों की बिल्कुल। जरूरत है। तो इस तरह की ये थोड़ी सी सही नीतियां नहीं है। तो आप गांव को गांव रहने दीजिए, शहर को शहर रहने दीजिए। और ये जो विकास के नाम पर जो विनाश की जो बात हो रही है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि विकास का कोई सर पैमाना नहीं है, विकास का कोई भी पैमाना नहीं है। क्योंकि हम जब क्रमिक विकास की बात करते हैं, तो हमेशा जब विकास की बात होती है, तो विनाश तो इसके पहले एक आगे खड़ा हो जाता है। जैसे बिल्कुल। अभी सरस सर ने भी काफी अच्छी चीज बोली है कि भाई, हीरा जैसे विलासता की चीज है, तो हीरे को हम क्या करेंगे हम? जब हमारी सांसें ही नहीं रहेंगी, तो हम हीरे को क्या करेंगे? और एक गरीब आदमी और मध्यम वर्ग को क्या लेना देना हीरे से? तो जिंदा रहने जी। के लिए हमको जरूरत है ये सब। ये बहुत जरूरी है कि जंगल काटने की परमिशन जरूरी है कि ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन है तो जीवन है। या दीक्षित जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप सबसे यस। पहले अपना कैमरा जो आपने, हाँ बिल्कुल ओके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गांव और शहर, आपकी क्या राय है कि शहर गांव से जुड़े या गांव शहर से जुड़े? उसके बाद में ही गांव में जो असल प्रॉब्लम है वो पैदा हुई है। वहाँ लोगों ने उस तरीके से वो चीजें नहीं उनको शहरों में मिल पाई, और इस तरीके से लोग गाँव में गए और वो अपने गाँव को समझ नहीं पाए, या फिर वो गाँव को शहर बनाने में लग गए। क्या राय है आपकी गाँव पर और शहरों पर? जैसे कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो मैं तो यही होगा कि मैं तो यही बोलूँगी कि गाँव को गाँव रहने दीजिए और शहर को शहर। क्योंकि अगर हम इन दोनों को साथ में मिला देंगे, या फिर साथ में मिला देंगे या फिर बिल्कुल अलग अलग रखेंगे, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि शहर में ऐसे गाड़ी चलती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। और गांव में तो कुछ ऐसी चीज़ का नाम ही नहीं होता। लेकिन अब दोनों मिलने जुलने लगे हैं, गांव और शहर। तो फिर हमें तो यही करना चाहिए, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो तभी सांसें रहेगी। एंड जो बकसहा जंगल है, बकसहा जंगल को बचाने के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा। और अब जो लाखों पेड़ काटने की बातें हो रही हैं, उससे तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो ये हम सबके लिए बहुत ही दुखदायी बात होगी। पहली रिपोर्ट में तो सरकार ने यही कहा था कि इस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन सेकंड रिपोर्ट जब आई तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस जंगल में बिल्कुल भी जीव जंतु नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे हजारों लाखों पेड़ हो वहाँ पे जीव जंतु ना हो। वो कई सारे जीव जंतु और पशु पक्षी रहते हैं वहाँ पे। और इसी से पता चलता है कि सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और लोगों को हीरे नहीं, पर्यावरण, हरी भरी धरती चाहिए। और सरकार को नग नहीं बल्कि नागरिकों पे ध्यान देना चाहिए। हमें बकसवा जंगल को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो तो हम जाएंगे, लेकिन बकसवा जंगल को हम लोग बचा के रहेंगे। इससे पहले भी कई सारे जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन हो चुके हैं, तो फिर हमें भी ऐसे ही आंदोलन करने होंगे और जंगलों और को बचाना होगा और अपनी धरती को हरा भरा बनाना होगा। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम जुड़ते हैं आपके साथ में। सलोनी
इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा कुछ करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। सरस साहब, जब भी समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों द्वारा जब कोई आंदोलन किया जाता है, जब कोई बीड़ा उठाया जाता है किसी आंदोलन के लिए, तो वो समाज की भलाई के लिए ही बीड़ा उठाते हैं और वो आंदोलन भी समाज की भलाई के लिए करते हैं। सरकारें एक आंदोलन को उग्र रूप धारण करने क्यों देती हैं, जबकि वो जानते हैं कि इस आंदोलन से बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, निजी क्षति भी लोगों को पहुंचती है और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान होता है। दूसरी चीज ये है कि क्या ये अगर सिस्टम में है, या जी आप वीडियो ऑफ मत करिए, आप ऑन ही आप रहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हाँ, ये जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो सत्ता में आते हैं, ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं उस आंदोलन को इग्नोर करके, क्योंकि जो कदम ये आंदोलन के बाद में उठाते हैं और ये खूब जानते हैं कि ये समाज की भलाई के लिए ही ये समाज सेवी कर रहे हैं, तो ये जो कदम बाद में उठाते हैं ये पहले नहीं उठा सकते हैं। क्या ये स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं? देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, आपने देखा होगा जो शुरू के राजनेता थे आजादी की लड़ाई के बाद में, जो आजादी की लड़ाई में लड़े थे, वो मतलब सभी लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग थे संविधान सभा में, है ना। जो पहला जो सभा थी उसमें सभी लोग थे। और मैंने ये देखा है कि जो अपर कास्ट के जो लोग थे वो भी जो कमजोर वर्ग के लिए बात कर रहे थे। अंबेडकर जी तो बात कर ही रहे थे, दूसरे लोग सहमत नहीं होते तो संविधान नहीं बन पाता ना जी। अंबेडकर जी अकेले संविधान नहीं बना पाते, तो उनको गांधी जी ने भी मौका दिया कि भाई अंबेडकर जी में योग्यता है, उनका योग्यता का सही उपयोग करें। तो अंबेडकर जी ने भी वफादारी से पूरे दुनिया के जो संविधान है उनका अध्ययन किया, और वो पूरे हमारे हित में, क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे, यदि अच्छा संविधान नहीं बनता तो लोग जो है आपस में लड़कर ही तबाह हो जाते। जो पड़ोसी जो दुश्मन देश है उनकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमको बर्बाद करने के लिए जी। तो संविधान बना और फिर उसमें सभी को अवसर दिया गया। महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल था उसको भी लाया नेहरू जी का, और कई जो कट्टरवादी जो नेता थे उन्होंने विरोध भी किया उस समय, परंतु अंबेडकर जी और नेहरू जी के प्रयास से वो बिल आया और ये महिलाओं को उसमें अधिकार मिला, है ना। उनके साथ कितना शोषण होता था, जबकि समाज को बनाने में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है, पुरुषों से ज्यादा योगदान मैं समझता हूँ। तो ये जो मौका मिला, तभी तो जो मातृशक्ति अभी उन्नति कर रही है हर जगह। तो जब शुरू के अच्छे राजनेता थे, उनकी नीयत अच्छी थी, उनमें संस्कार थे, उनमें नैतिक मूल्य थे, तो ये हमारा देश का विकास सने सने अच्छा हुआ है। आज जो देश में एम्स बने हैं, इसरो बना है, बार्क है, जो आपके रिजर्व बैंक है, फिर रेलवे है, फिर आपके DRDO हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, BSNL हैं। तो ये संस्थाओं से ही, जो IITs हैं, NIT हैं, आपके बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं, इसी से तो दुनिया में आपकी पहचान बनी, नहीं तो गुलाम तो हम भी थे। फिर जब स्वतंत्र हुए तो हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया और उस स्ट्रक्चर के तहत वहाँ से जो नर्सरी लगी और वहाँ से बच्चे जो है निकले और सब दुनिया में फैले हैं, उससे हमारा भारत का नाम होता है। आप देखिए इसरो का कितना बड़ा अचीवमेंट है, आज पूरी दुनिया में इसरो का नाम है। तो वो उसी समय की नींव थी वो, है ना। परमाणु जो मतलब हमने टेस्ट किया उसमें सफलता पाई। आज जो रसिया ने जो है मना कर दिया था हमको क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए और उसकी टेक्नोलॉजी देने के लिए, तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं उस समय बहुत दुखी हुए थे, हमारा जो सरकार को असफलता थी, क्योंकि अमेरिका का दबाव था रसिया के ऊपर। तो फिर रसिया ने कैंसिल किया, तो हमने तय किया, भारत ने तय किया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद हम तय करेंगे। और आज बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये स्तर का हमारा देश भी आ गया है, क्रायोजेनिक इंजन आज हमारे देश की टेक्नोलॉजी थी। तो जब ये सब धीरे धीरे साफ नियत से किए गए कार्यों का परिणाम है, तो आज हमारे जो नेताओं का फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बदला और जो नेता थे वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए गुंडों को रखते थे, अपने साथ में गुंडों को रखते थे। और आज ये हालत है कि वो गुंडों ने ही पूरा कुर्सी में कब्जा कर लिया। ये हकीकत है, ये हमारे देश की राजनीति का दुर्भाग्य है। तो अब समय आ गया है
अब समय आ गया है कि जी आवाज आ रही जी है? जी हाँ, अब समय आ गया है कि हम मैं लोग एक को फिर सवाल से आनंद पटेल साहब से ले लेता हूं, फिर आपके पास जी मैं आता हूं। आनंद पटेल जी साहब, जी। जी जिस आंदोलन से सरकार को नुकसान पहुंचाया जा सके, जिस आंदोलन से वोट बैंक की राजनीति की जा सके, क्या उन आंदोलन में ही विपक्ष या जितने भी सत्ताधारी दल हैं या विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनको आना चाहिए, उनको कैच करना चाहिए? जो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है या जो किए जा रहे हैं, देश भर में तमाम आंदोलन है, उनमें से बक्सवा के जंगल का भी आंदोलन आता है। क्या पार्टियों के कानों में आवाज पहुंची नहीं होगी? बक्सवा के जंगल का दर्द नहीं पहुंचा होगा कि जो काटे जाने वाले हैं? क्या इन पार्टियों को इस शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए कि इसमें उनके वोट नहीं मिल रहे हैं या फिर किसी को क्षति या नुकसान नहीं पहुंच रहा है? आनंद पटेल साहब। सर ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और मैं तो इसको बिल्कुल सही नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं, हमारे राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हमारे देश के विकास की हम बात करते हैं, तो राजनेताओं को किसने बनाया है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनेताओं को जिन पदों पर बिठाया है वह जनता ने बिठाया है और एक राजा की क्या जिम्मेदारी होती है यह उनको जी समझना चाहिए। क्योंकि इसमें यदि आप पक्ष और विपक्ष की राजनीति करेंगे तो ये जो हमारा मेन मुद्दा है इस पे कभी काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जंगल, पर्यावरण और ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी प्राकृतिक विरासत है, इसमें कोई राजनीति ना करे। हम तो चूंकि गांधी जी के सिद्धांतों जी पे चलने वाले हैं, सत्याग्रह के माध्यम से हम ये हमारा ये जो अभियान है हम इसको चलाएंगे। तो राजनीतिक पार्टियों का भी ऐसा ही लग रहा है कि इनको इनमें कहीं इनको वोट बैंक की राजनीति नहीं दिख रही है, इनको किसी तरह का इनको अपना इनसे फायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी इनकी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं हुई है। जितने भी जिम्मेदार जो हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, कभी किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया है। तो यह इनको समझना चाहिए, और क्योंकि यह जन आंदोलन है, ये बड़ा उग्र रूप लेगा और बड़े व्यापक स्तर पर जाएगा। क्योंकि पूरे भारत से, पूरे सभी राज्यों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, नाइजीरिया से, नेपाल से और अन्य राष्ट्रों से भी हमको समर्थन इस पवित्र अभियान के लिए मिल रहा है। तो हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। अभी यहाँ ने भी यही चीज कही थी कि भाई बक्सवाहा हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है, बक्सवाहा की हम जंग जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे साथ एक नन्ही बच्ची से लेके एक बड़े बड़े हमारे पास राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित और पद्मश्री से सम्मानित ऐसे बहुत वरिष्ठ जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय कुमरे सर हैं जिन्होंने पहले भी बड़े बड़े अभियानों में जुड़े हैं, बड़े बड़े इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी उन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए। तो ऐसे लोग सब साथ में जुड़ेंगे तो कारवा बनेगा, और ये जंग हम क्यों नहीं जीतेंगे भाई। जब 1730 में जब अमृता देवी बिश्नोई, जब 300-400 साल पुरानी यदि हम बात करेंगे, जब ना सोशल मीडिया थी, ना कभी किसी तरह का मोबाइल था, ना कोई संवाद करने का तरीका था, तब वो है उस आंदोलन को जीत सकती हैं। तो हमारे लिए तो आज सारी दुनिया खुली है, इंटरनेट हमारे पास है, सोशल मीडिया हमारे पास है, हमको संवाद करने के लिए हमारे पास सारे माध्यम है। तो फिर ये आंदोलन क्यों क्यों नहीं जीतेंगे हम। और जनहित का मामला है तो सरकार को बिल्कुल जनहित के मामले में इसको तुरंत इसको वापस लेना चाहिए, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट है, इनको भी स्वतः संज्ञान लेके और ये इस निर्णय को, सरकार के निर्णय को तुरंत खारिज करने के लिए दबाव बनाना चाहिए सर। जी सरस साहब, जी बक्सवा के जंगलों पर आपकी क्या राय है कि इस शांतिपूर्ण जी आंदोलन को जो भी होगा, जैसे जी भी होगा, जीतेंगे जिस तरीके से आनंद साहब ने कहा, और हम सब साथ हैं क्योंकि जी हम पत्रकार बाद में हैं, देश के नागरिक सबसे पहले हैं। और देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि कहीं भी समाज को क्षति पहुंच रही है जिस चीज से, उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए आगे आना चाहिए, बाकी सभी कामों को छोड़ करके। जब लड़ेंगे तभी तो हम जीतेंगे। तो सरस साहब, बक्सवा के जंगल पर आप क्या कहेंगे कि सरकार अभी तक इतना इसको इग्नोर क्यों कर रही है, और वो भी ऐसे समय में जब इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। 15,000 पेड़, करोड़ों लीटर ऑक्सीजन हर रोज देने वाले पेड़, आप एक क्षण में आप उनको काट के फेंक देंगे। 10 सालों की आपकी तैयारी, आप तो उसको कर रहे हैं ना, आप केंद्र में भी हैं और आप राज्य में भी हैं, आप तो रोक सकते हैं। इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस के लोग कटवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री साहब तो खुद स्वयं ही प्रकृति प्रेमी हैं, तो क्यों प्रकृति प्रेम जो है ये सिर्फ पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष में ही रह गया है सीमित, उस पूरी पार्टी में क्यों नहीं दिखता? जी हम लोग जो है इस मामले में मतलब मैं पर्यावरण बचाओ अभियान की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, एटीवी चैनल को और आपको साधुवाद कि आप बहुत समर्पित होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं।
आपने बोला भी कि भाई हम पत्रकार बाद में पहले नागरिक हैं, और ऐसा यदि सभी पत्रकार सोचेंगे तो ये मुद्दा कोई मतलब ये वृक्षों को बचाना, इस जंगल को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि पत्रकार बढ़ गए हैं, कौन पत्रकार क्या कर रहे हैं आपको भी मालूम है। तो मैं उन पत्रकारों का आह्वान करता हूं कि कम से कम वो अपना देश का जो ऋण है हमारे पूर्वजों का, तो कम से कम इस तरह का काम करें कि वो मरने के बाद में अपने पूर्वजों को मुंह दिखा सकें। तो ऐसे कर्म ना करें, क्योंकि संविधान में भी हमारा कर्तव्य है अच्छा पर्यावरण रखना, और हमारा अधिकार भी है कि हमको अच्छे पर्यावरण में रहना। तो इन दोनों का संतुलन होना चाहिए, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य दोनों का अच्छे से निर्वहन हो तो हमारा देश अच्छा होगा। और देखिए जो बक्सवाह फॉरेस्ट है ये बहुत बड़ी संपत्ति है, धरोहर है। और हमने तो केशव पंडित जी जो EIA ड्राफ्ट बना है 1984 में, आपको याद होगा भोपाल में गैस कांड हुआ था, इसके बाद में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था जी। और इसके बाद में फिर 1994 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना था उसमें धारा 3 में प्रावधान किया गया था कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष प्रावधान करेंगे। तो उसी के तहत EIA जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो बना था 1994 में, और इसके बाद में 2006 में ही बनाया था कांग्रेस की साथ के गवर्नमेंट साथ ने। सरोज साहब अभी एक सवाल आया है, हमारे मोहित सूर्यवंशी जी ने पूछा हुआ है लाइव जी। जाकर के कि जी। जब तक हम प्रकृति से खिलवाड़ करते रहेंगे तब तक ऐसी आपदाएं आती रहेंगी। जी। क्या कहेंगे आप इस पर मोहित सूर्यवंशी हाँ जी? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, ये लोग अभी जैसे हम भोपाल में हैं तो यहाँ बारिश हुई थी 2 दिन पहले, तो लोग बड़े खुश हो रहे थे। फिर हम मतलब मन में जो जानकार हैं, जैसे हमारे आनंद पटेल जी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, है ना, बहुत समर्पित होकर काम करते हैं और पर्यावरण बचाओ अभियान से भी जुड़े हैं। तो ऐसे लोग जानते हैं, जो जानकार हैं, कि ये तो मतलब बहुत बड़ा एक खतरे की आहट है हमारे दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए। क्लाइमेट चेंज कभी भी कुछ भी होना, बारिश होना, बर्फ गिरना, ये अशुभ संकेत है। क्योंकि अभी जो क्लाइमेट जैसा है हमारे यहाँ, जैसे बारिश, ठंड, गर्मी, ये सब पड़ना बहुत जरूरी है फसल के लिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जो पक्षी हैं, इस यहाँ के पक्षियों पर बिना बर्फ के रहने के आदी हैं, और आप उधर कश्मीर तरफ जाएंगे, ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो उधर का अलग क्रॉप होता है, उधर के अलग पक्षी सर्वाइव करते हैं। तो ये चीजें नहीं होंगी। तो हमको दुनिया को, हमको पृथ्वी को लंबे टाइम तक बचाने के लिए हमें इन चीजों को संतुलित होकर सोचना पड़ेगा, और जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो आहट है उसको समझना पड़ेगा। और आज हमको जो दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन का जो एक उत्पादन है वो कम करना पड़ेगा। भारत भी तीसरे नंबर पर है कार्बन उत्सर्जन में, जहां तक मुझे मालूम है ना। अमेरिका, रूस, चीन ये तो है ही, जर्मनी, ये जापान, ये इंडिया, तो भारत भी उसमें पीछे नहीं है। तो मैं तो यही अनुरोध करता हूं कि जो लोग इसको मतलब संकीर्ण राजनीति ना करें, एक राजनीति मुद्दों के आधार पर करें। राजनीति तो होना ही चाहिए, ये राजनीति का विषय है ही नहीं। जी जी हाँ। तो आज जो विपक्ष भी तो गुम हो गया है, मतलब जो बिना मतलब मगर के मुंह में दांत होते हैं ना, तो बिना दांत का मगर है विपक्ष आज के डेट में। विपक्ष है, दिख रहा है, परंतु उसके दांत नहीं है। तो इन चीजों को हमको करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बक्सवा क्षेत्र है वो खजुराहो लोकसभा में आता है, और वहां के जो अध्यक्ष हैं वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु शर्मा जी। तो अब विष्णु शर्मा जी भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो उनको जो है वहां के सांसद हैं, तो वो जो लोग हम लोग बाहर के लोग काम कर रहे हैं उस बक्सवा जंगल बचाने के लिए, तो विष्णुदत्त शर्मा जी किस चीज के लिए चुने गए हैं, ये मेरा क्वेश्चन है ना। वो जनप्रति, फिर वहां के विधायक हैं, वो क्या देख रहे हैं क्षेत्र में जब इतनी बड़ी घटना जो हो रही है, देश भर में होने जा रही है, और उसको पता नहीं है, जो 10 वर्षों से जिस प्रोजेक्ट पर वर्क किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी। फिर एक आध्यात्मिक गुरु गए थे, भैयू जी, वानंद जी भैयू जी थे ना, तो उनका वहां काले झंडे से उनका विरोध करवाया गया। तो उसमें कंपनी का हाथ होगा और लोकल विधायक का हाथ होगा, क्योंकि विधायक जी के बगैर वहां कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये मतलब ये नकारात्मक चीज है। तो ये इन लोगों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना कम से कम इस देश का नमक खाया है तो नमक का फर्ज अदा करें। वहाँ के लोग जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग का करीब 13 गाँव हैं, वहां मेरे ख्याल से एक गांव को छोड़ के
बाकी सब गांव एकजुट हैं बक्सवा जंगल बचाने के लिए। और वो धीरे धीरे जैसे अभी कुछ करीब 45 लाख का जो आदित्य बिरला की जो समूह है वहां से कलेक्टर के नाम से आया है, एक लेटर हमें मिला था, आनंद जी ने ही उपलब्ध कराया था। तो वहां पर एक तरह से लालच दे रहे हैं कि हम मतलब वो ट्राइबल्स को या वहां के स्थानीय लोगों के लिए हम कुछ थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डाल देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। तो ये मतलब ये जो एक बहुत बड़ा एक तरह से आप भिखारी बना रहे हैं देश को, है ना, मतलब एक आप अलग दिशा से एक कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस ने जो चीजें मतलब हम अभी जो कमलनाथ जी थे उनके टाइम में ये खुला था, ये फाइल बता रहे हैं। तो भाजपा जो है कुछ जो पहले के गवर्नमेंट के निर्णयों को तो वापस ले लेती है ना, जो इनके मतलब के नहीं रहते, पर जंगल वाले मामले में, हीरे वाले मामले में सब साथ साथ है। तो ये इस चीज को जनता को समझना पड़ेगा। और दोस्तों मैं जनता का भी समझता हूँ कि जनता को जो मुद्दे पसंद होते हैं वही मुद्दे राजनीतिक पार्टी लाते हैं और उसी में जो है वो जीतते हैं। तो ये जनता ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है और उसको ही यदि मुद्दों के आधार पर यदि वोट देगी, जाति धर्म समुदाय के नाम पर वोट नहीं करेगी, तो जनता का भला होगा। और नहीं तो ऐसे ही बेमौत मरते जाएंगे लोग। क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में देखा है आपने कि गरीब लोग ज्यादा मरे हैं, है ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिले। आज मतलब दवाई, इंजेक्शन और हॉस्पिटल सब में तो पैसा बहा है पूरा, जिनके पास पैसा उन्होंने बहाया फिर भी बचे नहीं लोग। कल ही आप देखिए जो यहाँ भाजपा के मंत्री थे, एक शर्मा जी थे, वो इसमें जो आपने सुना होगा यहाँ का जो व्यापम घोटाला जिसमें बहुत लोग मर गए, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला है, तो वो जो उसके मेन आरोपी थे वो मंत्री जी की भी मृत्यु हो गई कल, सुना है। डॉक्टर तो लक्ष्मीकांत ये शर्मा। हाँ, उनके पास में इतनी संपत्ति होने के बाद भी देखिए वो भी नहीं बच पाए। तो ये प्रकृति जो है ना, वो हम लोगों ने अपना सिस्टम बना लिया है कि ज्यादा पैसे वाला ज्यादा सम्मानित, ज्यादा पैसे वाला छोटा वाला गरीब। पर प्रकृति के लिए तो हम सब बराबर हैं। प्रकृति के सामने तो ये जो कुछ भी महामारी आएगी तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति को अपना मतलब इष्ट मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। और उनको जंगलों में रहने की कला आदिवासी को ही है और किसी के पास नहीं है। कोई इस तरह का प्राकृतिक आपदा आएगी तो आदिवासी ही बचेगा सबसे पहले, क्योंकि वो जंगलों में है और प्रकृति से स्नेह करता है और प्रकृति उसको बचाएगी। आज शहर में जो लोग रह रहे हैं वो लोग बेमौत मर रहे हैं। और आपको मालूम है कि देखिए शहरों के किनारे जो समुद्र के किनारे जो शहर बचे हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सबसे पहले वही डूबेंगे जो बड़े बड़े शहर हैं। तो फिर इधर लोग ऊंचाई की तरफ आएंगे और फिर इधर अपराध होंगे, लूटपाट होगी, बलात्कार होंगे, तमाम तरह के जो है महामारी आएगी, बीमारी आएंगे और लोग मरेंगे। तो लोग समझें, क्योंकि जनसंख्या भी कम करें लोग और जो पर्यावरण है उसको बचाएं। और हम तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग, हमारे साथ कुछ जो वैज्ञानिक और एक पद्मश्री अवार्डी जा रहे हैं, बक्सवा जाएंगे हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर। तो जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सदाचार्य सिंह तोमर, उनको 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला, एकमात्र जीवित वैज्ञानिक हैं वो, कृषि वैज्ञानिक हैं, वहीं दिल्ली में ही थे कुछ उसमें ICAR में। तो हम लोगों ने, मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें जो अपना अंतिम संस्कार है वो हम मतलब एक तो जलाने का नहीं करेंगे, हम लोग जो है एक टैबलेट टाइप का जो होता है, एक टेक्नोलॉजी है कि ये गड्ढा करते हैं और वहां अपनी डेड बॉडी को रखते हैं ऐसा खड़ा करके, जैसे अपन बैठते हैं उसमें, और उसके ऊपर पौधा लगाएंगे। तो ऐसी परंपरा यदि सभी शुरू कर देंगे तो इस दुनिया में पूरे पौधों से भर जाएगा और वो पौधा उनके नाम से होगा कि जिस व्यक्ति का पौधा, और उसको खाद वगैरह सब मिलेगा वहां से, जो उसको पौधों को जो रिक्वायर्ड जो चीजें हैं पौष्टिक तत्व वो सब मिलेंगे हमारी जो डेड बॉडी होगी उससे, जो खाद निकलेगा उससे। तो इस तरह का हमारा प्लानिंग, और हम मरने से पहले हम यही करना चाहते हैं। और जो वैज्ञानिक हैं वो करीब 70 साल के हैं, तो वो हम दोनों तो घोषणा करेंगे, बाकी आनंद जी ने भी सहमति दिया है कि हम लोग ये सब करेंगे। क्योंकि ऐसा कुछ रास्ते से हटके करेंगे धारा के खिलाफ तब कुछ सुधार होगा, क्योंकि पर्यावरण को इस हद तक हमको बचाना पड़ेगा तब कुछ बचेगा। क्योंकि एक तरह से देखिए पृथ्वी को फीवर आ गया है, तो आदमी को भी फीवर होता है, तो जो पानी का पट्टी लगा के हमारा फीवर को कम करते हैं, उसी तरह का आपको पृथ्वी का जो है, पृथ्वी माता को बुखार आ गया है, उसका बुखार कम करने के लिए आपको अधिकतम वृक्ष लगाने पड़ेंगे, अधिकतम हरियाली बढ़ानी पड़ेगी, और जो हरियाली है उसको बचाना चाहिए। हरियाली बचाएं और हरियाली बढ़ाएं, दोनों हमको संतुलित तरीके से करना पड़ेगा। और जो हमारी परंपराएं हैं, जो अच्छी परंपराएं को हम लोग आगे बढ़ाएं, और जो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं उन परंपराओं को अपन छोड़ दें धीरे धीरे, उन परंपराओं से भटके नहीं। जी
दैवीय शक्ति कहूं, या फिर दुर्गा शक्ति, या फिर देव कन्या, या फिर नन्ही परी, या देश की बेटी। हालांकि जी ये सारी उपाधियां कम पड़ जाती हैं जब काम बड़ा होता है। जब जी काम हम बड़ा कर लेते हैं तो ये सारी उपाधियां छोटी लगने लगती हैं किसी को देने के लिए। तो यह दीक्षित जी, देश को पर्यावरण के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज आप अपना पहुंचाना चाहेंगी कोई, कि वो पर्यावरण के प्रति जुड़े पर्यावरण से, और वो पर्यावरण प्रेमी बने आपकी तरह, देश दुनिया में नाम अपना बड़ा करें, समाज को बचाने के लिए एक अपना छोटा सा कार्य जो है जरूर करें, जिसको देश दुनिया देखे, जैसे आपको हम देख पा रहे हैं आज। या धरती माँ हमें उम्र भर कुछ ना कुछ देती ही रहती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको कुछ दें, पेड़ पौधे लगाकर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तभी धरती पे हरियाली रहेगी। तो फिर जो हम लोग धरती पे हरियाली लाएंगे पेड़ पौधे लगाकर, उसी से धरती माँ हमें कुछ ना कुछ देंगी। हम तो धरती माँ तो हमें उम्र भर कुछ ना कुछ देती हैं, लेकिन हम नहीं देते हैं, क्योंकि अब हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बगस्वा जंगल को लेकर सरकार सीरियस नहीं है, वैसे ही जैसे कि बगस्वा जंगल को लेकर सरकार सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरफ तो वो भी कहती है कि अवार्ड्स देती है और कहती है कि आप खूब सारे पेड़ पौधे लगाओ, और दूसरी तरफ खुद ही पेड़ पौधे काटती है। जैसे कि आप देख रहे हैं बगस्वा जंगल के इतने सारे लाखों पेड़ कट रहे हैं और पक्षियों के घर छीन रहे हैं। तो फिर मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जैसे कि हम लोग पेड़ लगाते हैं और उससे ही हमें अवार्ड्स मिलते हैं। सरकार कहती है कि अवार्ड्स देती है और कहती है पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ वो खुद ही पेड़ काटते हैं। फिर ये तो बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि हम लोग जो पेड़ पौधे लगाते हैं अवार्ड्स देने के लिए नहीं लेते हैं। हम लोग अपनी धरती माँ को हरियाली देने के लिए और धरती को हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। और मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधे लगाएं और उनकी रक्षा करें, और उनको पौधे से पेड़ बनाएं, जिससे कि वो हमें ढेर सारा ऑक्सीजन दे और धरती पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा हो। हम सब ने यह जी का मैसेज सुना, और मुझे लगता है कि पूरे देश को इस मैसेज पर वर्क करना चाहिए, और आज से कम इस बच्चे की आवाज को सुनकर के सही कम से कम एक पेड़ तो आप लगाएं। यदि आप एक लगाएंगे तो देश में 125 करोड़ जो पेड़ लगाया जा सकता है। तो आनंद पटेल साहब, बगस्वा के जंगल पर देश के लिए क्या आपका आह्वान है और क्या आपका संदेश है? सर, मेरा आह्वान यही है कि इस अभियान से आप जो जहाँ पर है इस अभियान से जुड़े। और थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि ये बड़े बड़े जो खोटे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वह इस आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे बड़े बड़े, जिनके नाम काफ़ी चलते हैं, वो सिर्फ गुटखा पान के विज्ञापन में ही अभी लगे हुए हैं। आपने कल देखा होगा कि 5G के लिए जूही चावला जी ने अपना एक पिटीशन दायर की है। तो इस तरह से जो बड़े चेहरे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, और क्योंकि यह सबका कॉमन राइट है, यह प्राकृतिक विरासत सबके लिए है, तो मेरा सबसे विनम्र आग्रह यही है कि भाई आप हमारे इस पवित्र अभियान में, धरती माता को बचाने के इस पवित्र अभियान में आप जुड़िए और पूरा सहयोग आप करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी भौतिक उपस्थिति जरूरी है, जो जहाँ पर है वहीं से हमें सपोर्ट करिए और इस पवित्र अभियान में आप अपना इसका हिस्सा बनिए और इस जंग में हमारे साथ आप रहिए जीतने के लिए। शरद साहब जी, कहते हैं LIC का एक स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
जी पर्यावरण की कमी की वजह से पर्यावरण संरक्षण जो है हम नहीं कर पाए, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिसने बीमा करवाया था उसकी भी डेथ हो गई, और उसके जी बाद जो उसका नॉमिनी था उसकी भी डेथ हो गई। ना तो ओ, जिंदगी के साथ काम आया, ना जिंदगी के बाद काम आया। मुझे लगता है कि पर्यावरण अगर हम बचाएंगे, और ये अगर 15,000 पेड़ बचते हैं बक्सवा के जंगल के, तो ये जिंदगी के साथ भी रहेंगे और जिंदगी के 15,000 बाद भी नहीं, रहेंगे। 2.25 लाख साहब, पेड़ क्या हैं। मैसेज रहेगा आपका? जी देखिए, वहाँ अभी ऑफिशियली करीब 2.25 लाख पेड़ों के कटने का है ऑफिशियली, परंतु आप जानते हैं कि आज की सरकारें जो है वो सही फिगर्स नहीं दिए हैं। वो वहाँ बताते हैं लोग कि लगभग 10 लाख पेड़ कटने हैं, छोटे बड़े सब मिला के। 10 लाख। तो 10 लाख, जी हाँ। तो ये इनको बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। जैसे आपने बोला कि LIC का एग्जाम्पल दिया, तो कम से कम अब तो जाग जाना चाहिए, वर्तमान पर भरोसा करें, है ना। हम लोग पहले बोलते थे ना कि भविष्य के लिए बचाना है पेड़, पर आज वर्तमान को ही जिंदा रहने की चुनौती आ गई है। तो आज जैसे समय ऐसा आ गया है कि हम सबको मिलकर, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, पूरे दुनिया के लोग मिलकर पर्यावरण को बचाने का कोशिश करना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी से जीवन जो है खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो 5 जून को जो है सभी लोग इसको, एक तो जो सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट ट्रेंड चलेगा ट्विटर पे, उस पे सहयोग करें। दूसरा क्या है कि पर्यावरण, जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसमें हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, और एक जो पोस्टर लिख ले कि मतलब सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट, है ना, बक्सवा जंगल बचाओ। तो इस तरह का करने से क्या होगा कि एक रूपता आएगी पूरे मूवमेंट में, और जो लोग अभी अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं उसको भी हम चाह रहे हैं कि सारे लोग मिलके करें, एक साथ करें, सेव बक्सवा मूवमेंट को प्रमोट करें, बक्सवा जंगल बचाओ को प्रमोट करें। और हम सब जो है नाम के लिए काम मतलब नहीं करना चाहिए। लोग अपने यश तो मिलेगा ही, आप जो पर्यावरण के लिए काम करेंगे तो प्रकृति आपको इतनी सुकून देगी, खुशी देगी कि उसका अंदाजा लगाना बहुत असंभव है। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ। फिर अभी आनंद जी ने जो सुझाव दिए हैं कि बड़े बड़े जो अभिनेता हैं उनको जो है आगे आना चाहिए। जैसे जूही चावला जी पहले भी आई थी यहाँ पर कि मोबाइल का कैसे उपयोग करना चाहिए। आप मतलब आपको मोबाइल से स्मार्ट होना चाहिए। मोबाइल का उपयोग ये था कि अपन रात दिन से मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे हमको कई बीमारियां होती हैं। तो उन्होंने बड़े मतलब गंभीर होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया है। तो ये बहुत मतलब धन्यवाद और साधुवाद। पर बाकी जो बड़े बड़े अभिनेता हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको अपना मानते हैं, तो वो लोग अपना फर्ज निभाएं। गुटखा, तंबाकू, ये सब शराब वगैरह का, बियर का ये विज्ञापन तो होते रहेंगे अपने पर्सनल उसके लिए, पर अब समय आ गया है क्योंकि देश का ऋण है उनके ऊपर। देश ने उनको बहुत लाड़ मतलब बहुत स्नेह दिया था, बहुत सम्मान दिया था। तो देश की जनता को, आम जनता को बचाने के लिए वो लोग आगे आए, यही मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है कि मोदी जी से और जो शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और जो भाजपा के अध्यक्ष जो बक्सवा क्षेत्र के सांसद भी हैं, विष्णु शर्मा जी, तो इनसे मेरा विशेष अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, जो भी समझें कि इसके लिए कुछ करें। क्योंकि ये मुद्दे को राजनीति से हटकर यदि करेंगे तो उनका बहुत मान सम्मान बढ़ जाएगा। हीरो के लिए जो है अपने नाम को ना बर्बाद करें, क्योंकि यदि वो, ये समय आ गया है कि हीरे या हवा, हीरे या ऑक्सीजन, हीरे या हरियाली, है ना। तो ये हीरे या पर्यावरण, ये हीरे या जंगल, ये हमको सोचना पड़ेगा। हीरे या जैव विविधता, हम क्या चाहते हैं। तो ये सवाल है उनके सामने, और मैं चाहता हूं कि हमें आपके तय करना माध्यम से होगा कि हम चाहते क्या हैं। ये तो अलग चीज है, लेकिन हमें जरूरत क्या है तय करने की, ये जरूरत है। हम चाहते तो हीरा ही हैं, इसमें जी कोई शक नहीं है जो हमें जी देखने को मिल रहा है। लेकिन जी क्या है कि जरूरत क्या है, हमें जरूरत के हिसाब से तय करना होगा और उसके साथ जी हमें चलना होगा। तो जी बहुत जी बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत बेबाकी से बात रखी और लोगों को सरलता से समझाया कि पर्यावरण से जुड़े तो क्यों जुड़े, और हमें जुड़ना चाहिए। वक्त आ गया है, जी अब इन सब चीजों को छोड़ करके आप कुछ समय दें। जैसे कहते हैं कि एक समय आ जाता है जब ईश्वर की आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर जी को भी जपना चाहिए। तो यह जी दीक्षित जी, आपको तो मेरा कोटि कोटि नमन है, बहुत बहुत प्रणाम आपको, क्योंकि आप देव शक्ति हैं। और आपको तो हाथ जोड़ के मेरा, बस मैं क्या आपको कहूँ, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। बस मैं तो यही कहूंगा कि देश की सारी कन्याओं को कि आप देव कन्या हो और आप कम नहीं हो। आप सभी लोग आगे आओ और इसी तरीके से पेड़ आप लगाओ। कम से कम हमारा जीवन तो बचेगा। हम तो लगा ही रहे हैं, हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इतना नहीं मैं कर सकता। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और साथ ही आनंद पटेल साहब, शुक्रिया आपका कि आप हमेशा की तरह
जो भी आप बात रखते हैं आप अलग रखते हैं और एकदम बिंदास होकर के जो बोलते हैं, लोगों में मैसेज आता है और लोगों को ये चाहिए कि इसे शेयर भी करें, जिससे बड़े नेताओं और अभिनेताओं के पास पहुंचे और वो भी एक फोटो पेड़ों के साथ में लगाएं अपनी प्रोफाइल में, क्योंकि शायद जो उनके प्रशंसक हैं वो कम से कम पेड़ के साथ फोटो देख करके शायद वो भी पेड़ लगाने के उनमें कहीं ना कहीं भावना जागृत हो। तो ये जरूरी है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार एक बार फिर से। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय जय हिंद, जय जय